हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। ज्ञान सवाल लाइव में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और ये हम लोग का क्वेश्चन चलेगा पेट का। ठीक है, पेट का एग्जाम 2000 आपका 26 में होने वाला है, इसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़े। तो आज हम लोग पी वाई क्यू करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये आपका ऑफिशियल पेपर है, जो कि आपका 6 सितंबर का जो आपका पेपर हुआ था शिफ्ट वन में। ठीक है, शिफ्ट वन में जो आपका पेपर हुआ था उसी का ये है आपका पेपर है। तो हम लोग को प्रीवियस एग्जाम देने से पहले आप लोगों का प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो जितने लोग नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने लोग हैं तो लाइक लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, यदि आपको मेहनत अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर आपका करना ना भूलिएगा। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है चैत। ठीक, चैत तद्भव शब्द है, तो उसका बताना है तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, चैत्र हो जाता है। ठीक है, आगे दिया है आपका आदान का विलोम क्या हो जाता है। तो आदान का विलोम आपका प्रदान हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका समय की पहचान, यानी कि सियाराम शरण गुप्त जी की कविता है। जिसमें वे डैश के महत्व के बारे में बताते हैं। तो किसके महत्व के बारे में आप लोग बताते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। इसमें समय की बात, समय की पहचान में किसके महत्व के बारे में बताते हैं, तो ये आपका समय के बारे में बताते हैं। ठीक, आगे की तरफ दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो आंखें दिखाना, आंखें दिखाना का क्या होगा, आंखें दिखाना यानी कि गुस्से में देखना, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला दिया है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या फिर परिणाम के विषय में ज्ञान ज्ञान कराए उसे डैश कहते, उस डैश विशेषण कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग, परिणाम जब दिया है तो आप लोग क्या हो जाएगा, परिणाम वाचक हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे बड़ी संख्या, अरे सॉरी, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का आपका अंतर बताना है। तो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या आपका 999, और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या आपका कितना हो जाता है, 10। तो इसमें अंतर बताना है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 889। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सब आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी आपका पेट में आपका देता ही है, कोई टफ उतना देता भी नहीं है कि जिससे आपसे सॉल्व ना हो। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, देखनी किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नृत्य नृत्य है। तो आपका देखनी किस भारतीय राज्य के पारंपरिक नृत्य है, तो आपका गोवा हो जाएगा। ठीक है, तो गोवा की ये क्या है, पारंपरिक नृत्य है। ठीक, बात कर लेते हैं आपका, देखिए केरल का आपका क्या होता है। तो आप क्या बताएंगे, केरल का आप बता लेंगे कथकली। ठीक है, याद रखिए कथकली भी होता है, और आपका मोहिनी अट्टम भी बोलते हैं एक, मोहिनी अट्टम ये पारंपरिक नृत्य है। ठीक, नृत्य है मोहिनी अट्टम, तो ये भी सब याद रखिएगा। बात कर लेते हैं आपका उड़ीसा का। तो उड़ीसा का क्या है, शास्त्रीय नृत्य फेमस है, शास्त्रीय नृत्य होता है। ठीक, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया, और अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदल के डैश रख दिया गया। अक्टूबर 1980 में इसका क्या नाम रख दिया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ठीक, तो ये आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वही दिया है आपका क्वेश्चन, अगला दिया है दिसंबर 2024 में किस संगठन ने आपका SAF यानी कि सेफ सिक्योर अफोर्डेबल आपका फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोडमिनेशन एकोडमोडेशन, ठीक है, विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक का रिपोर्ट जारी किया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, आप लोग का नीति आयोग, यानी कि आपका राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 1 जनवरी आपका 2015 में आपका नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
यदि x और y सअभाज्य संख्या है तो उसका एलसीएम क्या होगा। x और y आपका सअभाज्य संख्या है तो उसका एलसीएम क्या होगा। तो x और y आपका सअभाज्य, तो एक आप फार्मूला जानते हैं फर्स्ट, यानी कि एचसीएफ गुणे आपका एलसीएम गुणे आपका एक्स वाई, यानी कि पहला संख्या यानी कि और दूसरा संख्या। मान लीजिए आपका एचसीएफ 1 दिया है सअभाज्य, एचसीएफ 1 दिया है तो आपका एलसीएम भी क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका एक्स वाई हो जाएगा। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ऑप्शन नंबर लास्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसलिए क्यों आप सहभाज्य कहे हैं कि इनका सहभाज्य क्या होगा, दोनों का आपका संख्या कितना होगा, एचसीएफ सहभाज्य में दोनों दोनों का आपका एचसीएफ कितना आता है, एक आएगा। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए 2 ले लिए 3 ले लिए तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एक ही आएगा। तो एचसीएफ की जगह पे एक रख दिए तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स वाई। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, विजय स्तंभ आप लोग कहाँ बताएंगे, तो ये आपका चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है तो आप लोग क्या बताएंगे, ये आपका राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। ये आप लोग याद रखिएगा, यह एक क्या है, ऐतिहासिक आपका स्मारक है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो मेवाड़ के शासक जो है आपका राणा कुंभा। विजय स्तंभ का स्थान निर्माण किसने कराया था, तो आपका राणा कुंभा। ठीक, राणा कुंभा ने क्या किया था, इसका निर्माण कराया था। किस उपलब्धि में यह निर्माण कराया था, तो आप लोग क्या बताएंगे, सुल्तान आपका जो महमूद खिलजी था उस पर विजय के, खिलजी पे विजय की प्राप्ति के लिए, खिलजी खिलजी पर जब विजय की प्राप्ति हुआ तो वह क्या किया, इसके उसके याद रखने के लिए आपका विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। ठीक है, इसका निर्माण में लगभग कितने साल लगे थे, तो आप लोग याद रखिएगा 1440 से लेके आपका 1448, यानी कि 8 वर्ष का समय आपका लगा था। ठीक, तो 8 वर्ष का टोटल समय लगा था। चलिए, यह एक विषय विजय स्तंभ क्या है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में क्या है आपका, यह शामिल है। धरोहर सूची में आपका यह क्या किया गया है, शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था डैश। अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था, आप क्या बताएंगे, वे देश जहां प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय से क्या है, कम है। यह क्या है आपका अविकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, एशिया के प्रमुख खाद्य एवं पेय व्यापार शो यानी कि इंडस फूड 2025 में 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। 8वां संस्करण आपका कहाँ आयोजित किया गया था, तो इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये आपका आपका क्वेश्चन दे दिया मैथ से, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका देखिए अर्थ क्या दिया है आपका, ध्यान दीजिए। ये देखिए आपका लॉजिकल है, कोई कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं है, रीजनिंग का ही एक तरह समझ सकते हैं। ये आपका 94 दिया है तो इसमें भाग दे दिया है 14.5 से भाग देने पे आपका वैल्यू कितना आ गया, 172, 172 आ गया। ठीक है, तो आपका वैल्यू आ गया है 172। आप ध्यान से देखेंगे तो ये दशमलव के आगे एक अंक दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसका वैल्यू आपका 72 आ गया है। ठीक है, तो ये आपका दशमलव के देखिए 2 अंक पहले हैं, 2 अंक दशमलव के 2 अंक पहले हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो 2 अंक पहले है, तो यदि 1 अंक पहले है तो 172, यदि 2 अंक पहले है तो 17 दशमलव आपका 2 हो जाएगा कि नहीं, यानी कि 29, 2 भागे आपका 1.45 है, और यहाँ पे 29 आपका भागे 14.5, यानी कि 14.5 था, तो आपका वैल्यू कितना आया था, 172। अब जैसे आपका दशमलव एक कदम इधर आ गया था, आपका एक कदम इधर आने के बाद आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 17 पॉइंट, यानी कि 17.2 आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। यदि आप
ऐसे लॉजिकल भी सॉल्व करना चाहें तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको लॉजिकल अरे रीजनिंग की तरह से सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए 29.94 है, इसकी वैल्यू निकालना है 29.94, तो इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे आपका 14.5। तो इसको हमको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आप किससे भाग देंगे, तो इसमें हमको कन्वर्ट करने के लिए आप भाग दे देंगे, भागे आप इसको क्या कर देंगे 10 से कन्वर्ट कर देंगे, भागे 10 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 100। जब इसमें भागे 10 कर देंगे तो यहाँ भी आपका भागे 10 होगा कि नहीं, ठीक, यहाँ भी आपका भागे 10 हो जाएगा। तो यहाँ जब भाग करेंगे तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें जब आप 10 से भाग दे देंगे तो आपका वैल्यू यहाँ पे ये 14 पॉइंट आपका 5 हो जाएगा और 4 5 हो जाएगा, और यहाँ भी 10 से भाग जब देंगे तो 17 पॉइंट आपका 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका वैल्यू आ गया कि नहीं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये लॉजिकल था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ है, ILO का मुख्यालय आपका कहाँ है, तो क्या बताएंगे जिनेवा। ठीक है, जिनेवा, जिनेवा कहाँ पड़ता है तो आपको याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड पड़ता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में आपका जिनेवा पड़ता है। चलिए ILO का आपका स्थापना कब हुआ था, तो 1919 में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आपका इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका DTM के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी गई, DTM के किस चरण में आपका सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी गई, तो आप क्या बताएंगे सेकंड चरण में, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 2.5% रूप में क्या होगा, तो 2 है और 5 है, इसको प्रतिशत रूप में क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20, और ये आपका 20 गुना के 40, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ देखिए, ये सब बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है आपका, देखिए डायग्राम से आपका क्वेश्चन आ गया, यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% आपका अधिक है तो अंकित मूल्य का यदि अंकित मूल्य में आपका 15% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हमको बताना है, लाभ प्रतिशत आपको बताना है, तो कैसे सॉल्व होगा। देखिए मान लीजिए कि आप कंप्यूटर का क्रय मूल्य में 20% आपका अधिक किया है, तो मान लीजिए क्रय मूल्य आपका CP मान लीजिए एक्स, अरे 100 मान लीजिए, 20% अधिक कर दिया है तो आपका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य आपका 120 हो जाएगा। अब देखिए छूट कितना का दिया है आपका, छूट दे दिया है आपका 15% का, तो मान लीजिए कि छूट दे दिया है 15% का, तो 120 15% का छूट यानी कि 85 बच गया, ये आपका 100, तो जीरो से जीरो कट गया और आपका 6 हो गया और ये आपका 5 हो गया, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 13 छके 78, 13 छके आपका कितना हो जाएगा 78, दो छके और आपका 5 एकम 5 3, ये आपका 78 हो जाएगा। ठीक, कुछ गड़बड़ हो गया क्या आपका, 15% की छूट दी जाए तो आपका लाभ बताना है, तो आपका लाभ बताना है, छूट दे देने के बाद 15% का छूट दिया जाएगा, 120 15% का छूट दिया जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा, यानी कि 6 और 5, 5 से काट दिया 5 एक कम 5 बच गया 3, 5 सत्ते 35, 13 छके 78, 120 में 15% का छूट देंगे कितना आ जाएगा,
यही तो आएगा। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, 100 पे आपका 15% आपका 85 होता है ना छूट देने के बाद, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ठीक है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया। 100 पे हम लोग का छूट दिया जाता है तब 85 होगा ना, तो यहाँ पे आप छूट देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, निकालना ही पड़ेगा। तो 120 पे 15% का आप छूट देंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका 18। ठीक है, तो 120 पे 15% का छूट देंगे तो 18, तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 माइनस 18 कर देंगे तो आपका 102 आ जाएगा। बात कर लेते हैं 102, फाइनल वैल्यू कितना, अरे सीपी कितना है आपका 100, और आपका अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद आपका एसपी कितना आ गया, आपका 102। तो सीपी आपका लाभ निकालने के लिए क्या किया जाता है, पहले देखिए एसपी माइनस सीपी बराबर आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो यानी कि एसपी कितना है 102 और माइनस आपका 100, तो ये आपका हो जाएगा 2। अब प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे, तो 100 ये आपका हो जाएगा। अब प्रॉफिट दो दो का हुआ है तो ये आपका 100, यानी कि कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया आपका, 2% हो गया। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन दिया है आपका स्मार्ट वॉच, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए स्मार्ट वॉच और बुक रैंक, स्मार्ट वॉच आपका ये दिया है, बुक रैंक आपका ये दिया है, का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी दिया है आपका 4:5 में, 5 का अनुपात दिया है। ठीक, स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य कितना है आपका 4800 रुपया, यानी कि स्मार्ट वॉच जो है, स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य कितना दिया है आपका 4800 रुपया। आगे दिया है आपका, यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर अंकित मूल्य का लाभ का आपका 10%, सॉरी, स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है, तो इसका स्मार्ट वॉच का अंकित मूल्य क्या दिया है, देखिए ये सभी उत्पाद क्या है अंकित मूल्य में है, तो ये आपका 6000 है, तो अंकित मूल्य कितना है 6000 है, इस पे 10% का लाभ मिलता है तो कितना हो जाएगा आपका 600 रुपया। तो देखिए जो आपका लाभ होता है वहीं तो क्या होता है, यदि उसको हम लाभ घटा देंगे अंकित मूल्य से, लाभ घटाने के बाद आपका क्या हो जाता है, एसपी निकल जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि क्या होता है कि मार्क प्राइस माइनस आपका एसपी कर देंगे तो आपका डिस्काउंट निकल जाता है। ठीक, तो आपको देखिए ये आपका, यदि हम एसपी की वैल्यू यानी कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट बराबर आपका एसपी हो जाएगा कि नहीं, तो आपका देखिए मार्क प्राइस आपका दिया है कितना, मार्क प्राइस आपका 6000 दिया है, उसमें से आप 600 निकाल देंगे, मार्क प्राइस आपका 6000 दिया है उसमें से आप 600 निकाल देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, एसपी निकल जाएगा, निकाल दीजिए। तो इसमें से एसपी निकाल देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5400। ठीक है, 600 निकाल लेंगे, 6000 में से 600 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5400, आपका क्या हो जाएगा स्मार्ट वॉच का एसपी हो जाएगा, ये आपका स्मार्ट वॉच का एसपी हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहा है आपका, यदि तो दुकानदार को बुक रैंक पर दी जाने वाली आपका छूट कितना है, तो बुक रैंक आपका देखिए अंकित मूल्य आपका कितना दिया 6000 और 8000 के बीच में है, तो यानी कि 7000 आपका क्या दिया है अंकित मूल्य दिया है, यानी कि मार्क प्राइस दिया है 7000, इसमें बताना है छूट बताना है। तो हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये तो अंकित मूल्य है, यहाँ पे आपका एसपी दिया है, एसपी कितना दिया है 5, यानी विक्रय मूल्य आपका क्या होता है एसपी होता है सेलिंग प्राइस 5, आपका कितना दिया है स्मार्ट वॉच का एसपी कितना दिया है आपका 4। तो यहाँ पे देखिए यदि आपका इस यानी कि 5 का सेलिंग प्राइस यानी कि बुक रैंक की सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5/4 आपका, ये आपका एसपी इसमें दिया है तो क्या कर देंगे इसे भाग दे देंगे, काट दीजिए तो कितना जाएगा 4 एकम 4, 4 तेईं 12 और 4 पच्चीस 20 आपका 2। इसका जो आपका बुक रैंक का जो है आपका एसपी कितना आ जाएगा, बुक रैंक का आपका एसपी कितना आ जाएगा, ये आपका 5 एकम 0 पचिया 25 5 15 1 5 15 2 17 5 एकम 5 1 6 6750।
6,750 क्या हो गया, बुक रैंक का आपका सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखिए सेलिंग प्राइस अभी हम बताए हैं कि सेलिंग प्राइस निकल गया और आपका मार्क प्राइस ऑलरेडी दिया है, तो इसमें छूट दिए, इसमें निकालना है क्या, छूट निकालना है। तो मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो आपका छूट हो जाएगा। देखिए सेलिंग प्राइस आपका कितना दिया है, 7,000। तो 7,000 सेलिंग प्राइस दिया है और आपका छूट कितना हो जाएगा, 6,750। तो 6,750 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा डिस्काउंट, आपका 250 रुपये। ठीक है, तो 250 का आपका क्या है, डिस्काउंट है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा आपको ये कम समझ में आएगा, एक बार फिर से क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके फिर से लगाने का खुद से कोशिश करिएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आगे देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया है, डाइनिंग टेबल। सिर्फ क्वेश्चन को लेते हैं, डाइनिंग टेबल और बुक रैंक का के अंकित मूल्य का औसत क्या है। अंकित मूल्य का औसत, तो अंकित मूल्य कितना दिया है, डाइनिंग टेबल आपका कौन सा है, डाइनिंग टेबल आपका 10,000, 10,000 दिया है। और आपका बुक रैंक आपका कितना दिया है, आपका 7,000। टोटल आपका कितना हो जाएगा, 17,000। 17,000 में आप औसत निकालेंगे तो दो संख्या ही दिया है, तो आपको क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16 यानी कि 8,500। 8,500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, 8,500। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपका 3:4 दिया है, तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ यानी कि 1,200 है, तो दी जाने वाली छूट बताना है। यानी कि सीपी और एमपी का वैल्यू कितना दिया है, सीपी और एमपी, क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं और अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस यानी कि एमपी बोलते हैं। 3 और 4 दिया है, तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ, तो दुकानदार द्वारा अर्जित जो लाभ है सेल फोन पे, सेल फोन कहाँ है, सेल फोन आपका पहला दिया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे आपका सेल फोन कितना दिया है, अंकित मूल्य कितना दिया है, तो आपका 8,000। अंकित मूल्य कितना दिया है आपका, 8,000। ठीक, और यहाँ पे आपका सेल फोन का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, अंकित मूल्य आपका दिया है 8,000। तो यहाँ पे देखिए 8,000 ये अंकित मूल्य दिया है। ठीक, अंकित मूल्य आपका 8,000 दिया है, तो आपका इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा सीपी का, यानी कि 4 दूना के 8 यानी कि 2,000। ये आपका कितना हो जाएगा, तो 2,000 इसमें आपका गुणा कर देंगे तो ये आपका सीपी आ जाएगा 6,000। हमको पूछा है कि इसमें लाभ दिया है आपका 1,200, तो इसमें 6,000 लाभ कैसे निकलेगा, तो हमको दी जाने वाली छूट बताना है। तो देखिए लाभ कैसे पता चलेगा, यानी कि 6,000 है प्लस 1,200 और क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो आपका ये लाभ हो जाएगा। 1,200 आप लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ। 1,200 हम लोग जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यानी कि 1,200 जोड़ते ही क्या हो गया, अंकित मूल्य में जब भी हम लाभ जोड़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एसपी निकल जाएगा। ठीक, यानी कि अंकित मूल्य में जब भी, ये आपको देखिए ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जानकारी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 6,000 में 1,200 जोड़ देंगे तो 7,200, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो गया। ठीक है, तो एसपी निकल, आपका एसपी आ गया। अब तो हमको क्या निकालना है, तो दी जाने वाली छूट, तो 8,000 ये पहले आपका अंकित मूल्य 8,000 था। ठीक है, अंकित मूल्य 8,000 था, इसमें 7,200 घटा देंगे तो आपका छूट हो जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो छूट हो जाएगा। तो कितने का छूट है आपका, 800 रुपये का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, देखिए पहला ही दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। डाइनिंग टेबल कौन सा है, तो डाइनिंग टेबल आपका ये, यानी विक्रय मूल्य का मतलब एसपी सेलिंग प्राइस
और आपका एमपी दिया है कितना 4:5 में आपका दिया है। यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमको इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यदि इस पे 25% का लाभ मिलता है, 25% का लाभ कब मिलेगा, ठीक, तो आपका सीपी में आपका क्या होगा 25% का लाभ हो जाएगा, तभी तो आपका मिलेगा। ये आपका 25% का लाभ हो गया। तो हमको बताना है, सिर्फ सीपी बताना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, डाइनिंग टेबल का आपका अंकित मूल्य कितना दिया है। अंकित मूल्य दिया है आपका 10,000। ठीक है, 10,000 आपका अंकित मूल्य दिया है 10,000। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 गुना के यानी कि 2,000। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 यूनिट बराबर 2,000, तो 4 यूनिट बराबर आपका 2,000 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8,000। 8,000 ये इसकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन क्या कहा है, 8,000 आपका एसपी की वैल्यू आ गई। हमसे क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन ये कहा है यदि प्रॉफिट आपका होने के बाद आपका 25% प्रॉफिट होने के बाद एसपी आपका 8,000 हो गया, तो हमको सीपी बताना है। तो देखिए 25% प्रॉफिट होने के बाद 25% प्रॉफिट होने के बाद हमको सीपी कितना एसपी कितना हो गया 8,000। तो यहाँ पे मान लीजिए 100 पे आपका 25% प्रॉफिट हो गया, ठीक, तो ये आपका कितना हो गया 8,000। तो हमको सीपी की वैल्यू निकालना है। तो बस 5 और 25 चौको 25 बचे और ये आपका काट देंगे, तो 5 6 कम 5, 5 6 के आपका 30, तो 16 चौको 64। ये आपका हो जाएगा सीपी की वैल्यू कितना आ जाएगा 64, 6,400। 6,400 आपका ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑप्शन दिया है आपका ऑप्शन नंबर लास्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है, 6,400 आपका सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी हमको निकालना था, तो सीपी आ गया। आगे की तरफ देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत अमूल्य और लक्ष्य अमूल्य और अक्षय किस सीपीआर द्वारा लॉन्च किए गए। ठीक है, अमूल्य और अक्षय किस सीपीआर द्वारा लॉन्च किए गए, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, तो इसके द्वारा आपका क्या किया गया था 5 जनवरी 2025 को तटरक्षक बल के 2 आपके स्वदेशी रूप डिजाइन जो है निर्मित गश्ती पोत आपका क्या किया गया था सीपीआर लॉन्च किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है आपका, अगला क्वेश्चन दिया है इसमें से कौन बड़ा है। देखिए आपका इसमें से कौन बड़ा है ये आपको बताना है। तो इसको निकालने के देखिए कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपका जो बेस्ट होगा हम वही बताएंगे। देखिए ये आपका 45 लगभग किसके करीब है, हाँ, तो 45 से जस्ट एक कदम पीछे आपका कौन सा होता है, तो 36, यानी कि 36 का 6, यानी कि 6 से कुछ बड़ा होगा। ठीक है, 6 से आपका लगभग कुछ बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए और यहाँ पे देखिए आपका देखिए 36, यानी कि इससे जस्ट पीछे आपका 45 से जस्ट पीछे आपका क्या आ जाएगा 36, तो अंडर रूट 36 का 6 हो जाएगा और 6 से आपका ये लगभग बड़ा ही होगा, तो यानी कि अंडर रूट 45, तो 6 पॉइंट मान लीजिए कि 7 6 हो गया। ठीक है, मान लीजिए अंडर रूट 45 वैल्यू 6.76। यहाँ पे देखिए क्या दिया है 49 का अंडर रूट 49 का वैल्यू 7 होता है और 7 में से 1 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6। ये आपका कितना होगा, इससे तो आपका क्या होगा छोटा ही होगा, तो आपका वैल्यू आपका बड़ा कौन सा हो जाएगा अंडर रूट 45 आपका वैल्यू बड़ा हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। ये ऐसे करके क्वेश्चन में क्या करना है, पूरा नहीं सॉल्व करना होता है, सिर्फ गेस करके ऐसे क्वेश्चन को निकालना होता है। चलिए आगे दिया भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है। तो ये तो आपका लगभग 90% लोगों का याद होगा कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है। पश्चिम में बात कर लिया यानी कि जिधर गुजरात है तो आप क्या बोलेंगे बंगाल की खाड़ी, अरे सॉरी अरब सागर। ठीक है, ये आपका पूर्व में है। ठीक,
हिंद महासागर जो है आपका उत्तर पश्चिम भाग में है, ठीक है। हिंद महासागर आपका उत्तर पश्चिम भाग में है, अरब सागर आपका पश्चिम भाग में होता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी जो होता है आपका भारत के पूर्व में होता है, ठीक, बंगाल की खाड़ी। और हिंद महासागर आपका भारत का, देखिए पूर्व में बात कर लेते हैं तो बंगाल की खाड़ी है, खाड़ी। और बात कर लेते हैं दक्षिण में तो आपका हिंद महासागर से घिरा है, हिंद महासागर। और बात कर लेते हैं पश्चिम में तो आपका अरब सागर से, अरब अरब सागर, अरब सागर से, ठीक है। अरब सागर से आपका क्या हुआ है, घिरा हुआ है, ठीक। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया, उस संधि का क्या नाम है। भारत जो पाकिस्तान की संधि हुई उस पर हस्ताक्षर किया, उस संधि क्या नाम है, सिंधु जल संधि आपका है, ठीक है। तो 1960 में आपका हस्ताक्षर किया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, थोड़ा सा हम यदि चाहें तो इसको डेप्थ में भी ले जा सकते थे, लेकिन आपको पेट में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, आपका अगला क्वेश्चन भी बनेगा। तो चलिए, अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम आपका कार्य करता है। कौन सा माध्यम आपका क्या करता है, कार्य करता है, तो वित्तीय संस्थान, ठीक है। तो वित्तीय संस्थान आपका कार्य करता है अर्थव्यवस्थाओं में, जैसे अंतिम उपयोग करता है, जैसे क्या हो जाएगा, व्यवसाय हो जाएगा, सरकार तक क्या हो जाएगा, सरकार जैसे, और व्यक्तियों को पहुंचाने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए क्या करता है, मुख्य भूमिका निभाता है आपका वित्तीय संस्था, ठीक। तो वित्तीय संस्था में जैसे क्या होता है कि जैसे कि आपका पैसा हो गया, पैसा का क्या करता है, आदान प्रदान। तो जैसे कि आपका वित्तीय संस्था में आपका बैंक आ गया, बीमा कंपनी आ गई, निवेश फर्म हो गया, ठीक है, म्यूचुअल फंड भी कह सकते हैं, तो क्या है, पेंशन भी आपका शामिल होता है वित्तीय फंड में, ठीक है। आगे देखिए, ऊँट अपने डैश में वसा जमा करते हैं, तो किसमें आपका ऊँट जैसे वसा जमा करते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, ऊबड़ में। ऊबड़ में क्या करते हैं, ऊँट अपने डैश, ऊबड़ में क्या करते हैं, वसा जमा करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, गुड़हल के पौधे में, सॉरी, गुड़हल के पौधे में पौधे का फूल डैश होता है, गुड़हल के पौधे का फूल डैश होता है कैसा। चार ऑप्शन दिया है, तो गुड़हल का पौधा जो होता है आपका उभयलिंगी होता है, ठीक। उभयलिंगी का मतलब क्या हो गया, आपका नर में भी और मादा में दोनों में क्या होता है, प्रजनन अंग पाए जाते हैं, ठीक है, उभयलिंगी का, ठीक। आगे की तरफ देखते हैं, आदि पुराण किस तीर्थ स्थल से संचरित है, सच्चरित रचना है। आदि पुराण किस तीर्थंकर की सच्चरित रचना है, आदि पुराण तो सबको पता होगा, यदि नहीं पता होगा तो याद रखिएगा, अ से आदि पुराण और अ से आदिनाथ, ठीक है। ये आपका आदिनाथ के सच्चरित आपका क्या है, रचना है। चलिए, ये कौन थे, ये जैन धर्म के तीर्थंकर थे, ठीक है, आदिनाथ, ठीक है, जिन्हें आप लोग याद रखिएगा, आदिनाथ को ही क्या बोलते हैं हम लोग, भूल मत जाइएगा, इसे ऋषभ देव भी, ऋषभ नाथ के भी नाम से इनको जाना जाता है, ठीक, ऋषभनाथ, ऋषभनाथ के भी नाम से इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। तो ये कौथे तीर्थंकर थे, तो आपके कौथे तीर्थंकर थे, तो आप लोग क्या बताएंगे, आपके प्रथम, ठीक है। तो ऋषभनाथ क्या थे, प्रथम, और आपके 24वें तीर्थंकर आपके कौन माने जाते हैं, महावीर स्वामी, और आपके जो नेमिनाथ जो हैं आपके चौथे तीर्थंकर माने जाते हैं, तो ये आपके 22वें, चूंकि ये सब आपका नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग जानते रहिए, पार्श्वनाथ आपका 23वें, ठीक है, और ऋषभनाथ आपके पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा।
प्रथम तीर्थंकर आपका पूछ देगा कि आदिनाथ चाहे आपका ऋषभनाथ करके आएगा, तो आप लोग टिक कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दिया है आपका 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15वां है, तो नीचे से कौन सा होगा? तो सबको पता है यदि 45 छात्र दिया है, आयुष का रैंक यदि ऊपर से आपका 15 है तो नीचे से क्या निकाल देंगे? देखिए ऊपर से आपका 15वां है तो नीचे से आपका बताना है टोटल संख्या कितना है आपका 45। ठीक, तो 45 माइनस आप यदि 15 कर देंगे, 45 माइनस 15 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा 30, और एक जोड़ देने के बाद क्या हो जाएगा? नीचे से उसकी रैंक आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 31, ऑप्शन नंबर 31। ठीक है, ऊपर से आपका तो नीचे से पूछ दिया है तो क्या होता है? एक हमेशा ऐड हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबको पता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप बता देंगे नील नदी। ठीक है, जिसकी लंबाई कितना है? 8,848। ठीक है, इसकी लंबाई कितना है? 8,848 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया है आपका विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका क्वेश्चन बड़ा आजकल फेमस है, याद रखिएगा 15 मार्च को। ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। अब पूछ देगा कि ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? यानी कि 15 मार्च 1962 को अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी बोलते हैं जिन्हें, ठीक है, जॉन एफ कैनेडी के ने उपभोक्ता के अधिकारों को क्या किया है? एक ऐतिहासिक संदेश दिया था। ठीक है, इनके अधिकारों का क्या किया था? ऐतिहासिक संदेश दिया था। इन्हीं के उपलक्ष्य में क्या किया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 1962 में। 62 से क्या किया गया? मनाया जाता है। ठीक, और इसे यदि क्वेश्चन पूछ देगा कि मान लीजिए कि विश्व उपभोक्ता दिवस 1962 में आपका एक संदेश दिया था, यह लागू कब से हुआ था? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाना था, आप लोग याद रखिएगा 1900, शायद हमको जहाँ तक लग रहा है 83 है। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है 1982 या फिर 1983 आपका डाटा है। यहीं से क्या किया था? इस नियम को लागू कर दिया गया था विश्व उपभोक्ता दिवस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान का पहली बार भारत का संविधान पहली बार 1928 में डैश द्वारा तैयार किया गया था। तो पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आप लोग क्या बताएंगे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए निर्देश निम्नलिखित, ये तो आपका हो गया है। तो देखिए एक बार पढ़ देते हैं फिर से। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पाई चार्ट में जनवरी से मई तक आपका 5,000 कुर्सियाँ जिसमें व्हील चेयर और ऑफिस चेयर भी क्या है प्रतिशत में विवरण दर्शाया गया है। तो तालिका में प्रत्येक महीने व्हील चेयर और ऑफिस चेयर का क्या किया गया है? अनुपात दिया गया है। ये आपका अनुपात दिया गया है। देखिए निर्मित कुर्सियों की संख्या आपका 5,000 है। क्वेश्चन अब यहाँ से आपका शुरू होता है। क्वेश्चन क्या होता है शुरू? देखिए यदि जून में निर्मित व्हील चेयर की संख्या मार्च में निर्मित व्हील चेयर की संख्या का 5/8 है, तो बताना है कि मार्च और जून में निर्मित ऑफिस चेयर का अनुपात 5:3 है। तो जून में निर्मित कुल कुर्सियों की संख्या। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको घुमाऊ होगा, थोड़ा सा आपका लेंथी होगा, लेकिन आपका पेट का क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए जून में निर्मित व्हील चेयर की संख्या, सबसे पहले आपका देखिए ये आपका व्हील चेयर, देखिए व्हील चेयर और आपका ऑफिस ऑफिस कुर्सी यानी कि ऑफिस चेयर कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिस चेयर आपका ये वाला है। हाँ देखिए जून में निर्मित आपका व्हील चेयर की संख्या है। यहाँ तो आपका जून, इसमें कोई जनवरी से मई तक दिया ही है, जून में नहीं दिया है। लेकिन अगला क्वेश्चन इसमें अगला लाइन क्या कह रहा है?
मार्च में निर्मित व्हील चेयर की संख्या का 5/8 है क्या? जून की व्हील चेयर की संख्या। तो मार्च में निर्मित टोटल कितना है? तो मार्च में आपका 18% है। ये आपका मान लीजिए टोटल आपका कुर्सी है आपका 5,000, इसका 18% निकाल देंगे तो 18% निकालने के बाद आपका मार्च में निर्मित व्हील चेयर की संख्या, टोटल कुर्सी आपका मार्च में आपका 900 हो जाएगा। और मार्च में निर्मित व्हील चेयर, तो देखिए 900 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 5 और 4 आपका 9 यूनिट की वैल्यू आपका 900 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। तो 4 की वैल्यू आपका 400 और आपकी 5 की वैल्यू आपका 500। यहाँ तक तो हमको क्लियर हो गया, यानी कि व्हील चेयर का आपका व्हील चेयर की संख्या यहाँ पे क्या है? 400। व्हील चेयर की संख्या आपका 400। अब क्वेश्चन पूछा है जून में व्हील चेयर की संख्या निकालना है, तो 400 का 5/8, तो 400 का आप 5/8 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 पचे 40, 5 बार में यानी कि 25 यानी कि 250। तो हमको जून का एक तो आ गया आपका 250 आपका व्हील चेयर की संख्या आ गया। ठीक, 250 आपका व्हील चेयर की संख्या आपका जून का आ गया। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है जून में निर्मित कुल संख्या, कुर्सियों की कुल संख्या निकालना है। तो व्हील चेयर की संख्या आपका 250 आ गया। हमको निकालना है अब आपका ऑफिस चेयर की संख्या। ऑफिस चेयर का संख्या कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए मार्च और जून में निर्मित ऑफिस चेयर का अनुपात 5 आपका 3 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात यह है कि देखिए आपका मार्च मार्च कौन सा चल रहा है? मार्च में निर्मित ऑफिस ऑफिस चेयर का अनुपात ये दिया है 5 आपका 3 दिया है। तो मार्च में आपका देखेंगे तो मार्च में आपका यहाँ पे वैल्यू निकाले थे 500। ठीक है, तो आपका ऑफिस शेयर की वैल्यू कितना निकाले थे? 500। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपका 500 निकाले थे, यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू आपका 100 हो गई। तो यहाँ पे आपका ऑफिस शेयर की वैल्यू, आपका जून का ऑफिस शेयर की वैल्यू कितना हो गई? 300। ठीक, यहाँ में 100 से गुणा कर देंगे। ऑफिस शेयर की वैल्यू आपका कितना हो गया? 300। जून का ऑफिस व्हील चेयर की वैल्यू आपका 250 दिया है और जून का ऑफिस शेयर की वैल्यू आपका 300 दिया है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 550। आपका आंसर आया होगा 550। कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल सही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका दोस्तों, फरवरी और अप्रैल में निर्मित व्हील चेयरों की संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो व्हील चेयर आपका पहला है, फरवरी में है 7 और यहाँ पे दिया है आपका अप्रैल, अप्रैल क्या दिया है आपका 1। इनका संख्या बताना है, तो सबसे पहले हम लोग कैसे निकालेंगे इसको देखिए। आपको टोटल आपका कुर्सियों की संख्या है 5,000, तो फरवरी, फरवरी कहाँ पे है? फरवरी में आपका 20%, 5,000 का 20% आपका 20% ही चेयर है आपका, तो 20% कितना हो जाएगा? 1,000। 1,000 में व्हील चेयर की संख्या क्या बताना है? 1,000 में व्हील चेयर की संख्या निकालना है, तो यहाँ पे आपका 7 आप बटे टोटल संख्या कितना है? 10। ये आपका कितना हो जाएगा? 700। आपका फरवरी में व्हील चेयर की संख्या आपका कितना हो जाएगा? 700। उसी तरह इसको निकाल लीजिए। आपका अप्रैल दिया है, तो अप्रैल कहाँ पे है? 10%, तो 5,000 की वैल्यू, 5,000 का 10% आप लोग निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 500। अब 500 में आपका अप्रैल में कितना दिया है? 1, तो 1 और टोटल संख्या आपका 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 250। ठीक, ये आपका 250। तो यानी कि फरवरी में आपका 700 और आपका अप्रैल में आपका 250, तो इनके बीच का अंतर पूछा है, तो 700 में से आप 250 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? तो आपका 6 में से 2 जा आपका 4, 450 आंसर आपका आ जाएगा। 450 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन देखिए आप अपने से खुद लगाइए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है? तब आपको मज़ा आएगा समझने में भी।
क्योंकि ये देखिए ये आपका डायग्राम होता है, मेरे दिमाग में तो जैसे क्वेश्चन पढ़ के सेट हो गया है, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में सेट नहीं होगा कैसे क्या हो रहा है। ठीक, दिया है मई में निर्मित आपका, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मई में निर्मित व्हील चेयर की संख्या जनवरी में निर्मित ऑफिस चेयर की संख्या का अनुपात बता रहा है। तो देखिए सबसे पहले मई आपका 25%, 5,000 का आप 25% निकाल लेंगे तो आपका 125 यानी कि 1250 हो जाएगा। 5,000 का 25% निकाल लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1250। ठीक, 25 25 से 25 1250। अब देखिए आपका ये हो गया टोटल कुर्सी, यानी कि मई में आपका टोटल कुर्सी कितना है 1250। इसमें से निकालना क्या है, मई में व्हील चेयर निकालना है। तो व्हील चेयर कौन है, मई में आपका व्हील चेयर आपका 3 है। तो 1250 में आपका 3 जो निकालने के लिए पूछा है ऊपर, और बाकी दोनों संख्या का जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना से 10 25 25, यानी कि आपका 5 यानी कि 750। मई में व्हील चेयर का संख्या कितना है 750। आगे देखिए आपका जनवरी दिया है, जनवरी कौन सा है आपका, इसमें ऑफिस चेयर, तो ऑफिस चेयर आपका ये है, तो निकाल लीजिए। पहले तो जनवरी में 27%, 5,000 का 27% निकालिए तो टोटल कितना है, 27% निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा 7 पचे 35, 5 दूना के 10 3 13, 1350। 1350 आपका क्या हो जाएगा टोटल कुर्सी। इसमें से निकालना है आपको कितना, 1350 में इसमें निकालना है सिर्फ व्हील ऑफिस चेयर। तो ऑफिस चेयर आपका 1 हो जाएगा, अब बटे आपका कितना हो जाएगा 3, 3 चौको 12, 3 पचे 15, ये आपका हो जाएगा 450। 750 अनुपात निकालने के लिए बोला है, तो ये आपका 450 काट देंगे, 3 से काटेंगे तो आपका 3 गुना के 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 गुना के 6, 3 पचे 15, फिर 5 3 15 और 25 25, 5 रेशियो आपका 3 आंसर आ जाएगा। 5 रेशियो आपका 3, पहला ये ऑप्शन आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आपका, अप्रैल में निर्मित ऑफिस चेयर की संख्या और फरवरी और अप्रैल में निर्मित आपका कुल कुर्सियों का अंतर, कुल कुर्सियों का अंतर कितना प्रतिशत है। अप्रैल में निर्मित ऑफिस चेयर की संख्या, अप्रैल कहाँ पे है, तो यहाँ पे अप्रैल ये आपका दिया है 10%, यानी कि 5,000 का 10% निकाल लेंगे तो 500 हो जाएगा। ऑफिस शेयर पूछा है तो अप्रैल कहाँ है आपका, तो ऑफिस शेयर ये 1/2, तो ऑफिस शेयर आपका 250 हो गया। अब देखिए फरवरी में निर्मित, फरवरी और अप्रैल में कुल कुर्सी, फरवरी और अप्रैल में कुल कुर्सियों के अंतर का प्रतिशत कितना है। फरवरी और अप्रैल में कुल कुर्सियों का अंतर का प्रतिशत पूछा है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे दे दिया है आपका अप्रैल में निर्मित ऑफिस चेयर, फरवरी निकालते हैं, फरवरी कहाँ पे है 20%, 5,000 का 20% आपका 1,000 हो जाएगा। और यहाँ पे अप्रैल का कितना दिया है, अप्रैल का अप्रैल का कुर्सी निकाल लेते हैं, तो अप्रैल कहाँ दिया है, अप्रैल का ये हो जाएगा आपका 500। ठीक, 5,000 का 10% आपका निकाल दिया है तो 500। यहाँ दिया है इसमें निर्मित कुल कुर्सियों के अंतर का प्रतिशत बताना है। तो कुल कुर्सियों के अंतर का प्रतिशत, या तो इन दोनों को घटा के आपका इसका अंतर दिया है तो आपका 250 हो जाएगा, यानी कि 50% आ जाएगा। 50% आ जाएगा, हमको लग रहा है यही दिया है। देखिए फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुल कुर्सियों के अंतर का कितना प्रतिशत है, तो कुल कुर्सियों का अंतर, ये आपका फरवरी और अप्रैल का कुर्सी का अंतर कितना है, तो आपका दे दिया है 500।
हमसे पूछा है कि अंतर का कितना परसेंट है, तो अंतर का कितना परसेंट है, तो आपका 250 ये दिया है और आपका 500 ये दिया है। काट देंगे तो 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 50%। ठीक, परसेंटेज में बदलने के क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो 50% हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा सा आपका मिस, या तो आपको हम सही से नहीं समझ पा रहे हैं या फिर यहाँ पे लैंग्वेज में कुछ मिस प्रिंट दिया है। ठीक, आगे की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है। जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों की संख्या, यदि सॉरी जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में 20% बिक्री नहीं हुई। पहले तो निकालिए जनवरी कहाँ है, जनवरी 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 में 27, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, यानी कि 1350। इसमें क्या दिया था, कुल कुर्सी 20% बिक्री नहीं हुई, यदि नहीं बिक्री ऑफिस चेयर और व्हील चेयर का अनुपात, यदि नहीं बिक्री ऑफिस चेयर और व्हील चेयर का अनुपात 5:4 है, तो जनवरी में बेची गई व्हील चेयर की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि नई, यदि आपका नहीं जो बिक्री नहीं है इसमें आपका ऑफिस और व्हील चेयर का अनुपात इतना दिया है, यानी कि ये आपका ये टोटल कुर्सियां हैं, 20% नहीं बिकी है, इसका 20% नहीं बिकी है तो कितना हो जाएगा आपका, 35 × 70 यानी 270। 20% नहीं बिकी है तो आपका कितना हो जाएगा, 270 आपकी कुर्सियाँ नहीं बिकी है। इसका अनुपात कितना दिया है आपका, 5:3। पहले ऑफिस चेयर है उसके बाद व्हील चेयर, 5:4 दिया है आपके टोटल, तो टोटल आपको कितना हो जाएगा, 9 9 3 27 यानी कि 30, तो यानी कि 5×3 = 15, 150 और ये हो जाएगा 4×3 = 12। तो ये आपका ये व्हील चेयर हो गया और ये आपका ऑफिस चेयर और आपका व्हील चेयर, ओ से ऑफिस, वी से व्हील। अब यह जनवरी में बेची गई व्हील चेयर की संख्या बताना है। तो देखिए ये तो आपका नहीं बेची गई संख्या था और हमसे पूछा है जनवरी में बेची गई, तो बेची गई कुल संख्या बताना है। जनवरी यदि नहीं बेची गई ऑफिस चेयरों की संख्या, तो जनवरी में बेची गई कुल व्हील चेयर की संख्या बताना है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो टोटल चेयर की संख्या आपका 1350 है। ठीक है, 1350 है। यहाँ पे अप्रैल ध्यान दीजिए, यहाँ पे अप्रैल, तो यहाँ अप्रैल दिया है तो टोटल 1350 है। तो जनवरी में व्हील चेयर और ऑफिस चेयर की संख्या कितना हो जाएगा, सॉरी जनवरी, यहाँ पे देखिए 1350 यहाँ पे है, तो जनवरी में आपका रेशियो टोटल कितना हो जाएगा, 549। ऑफिस चेयर व्हील चेयर की संख्या निकालना है, तो टोटल व्हील चेयर के यहाँ पे आपका देखिए 27% था, तो 1350 का यदि हम 27% निकाल दिए हैं तो सॉरी 5000 का 27% निकाले हैं तो 1350। तो यहाँ पे व्हील चेयर निकाल लीजिए, तो व्हील चेयर बराबर कितना हो जाएगा, 2:3। तो यहाँ पे 9 3 चौक 12, 3×5 = 15, यानी कि टोटल 900। तो 900 तो ये आपका हो गया बेची गई कुल कुर्सियाँ हैं, और ये आपका नहीं बेची गई कुल कुर्सियाँ हैं, और टोटल कुर्सियाँ आपका 900 है, और ये आपका टोटल टोटल व्हील चेयर संख्या है आपका 900। व्हील चेयर आपका 900 है और आपका नहीं बेची गई कुर्सियाँ कितना है, व्हील चेयर देखिए व्हील चेयर आपका 120 है, तो ये आपका 120। तो हमें पूछा है बेची गई, तो 900 में से आपका नहीं बेची गई संख्या घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 08 और ये आपका 780 आंसर आएगा। ठीक है, 780 आंसर। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं, आपको नहीं समझ में आया होगा क्या किए हम। देखिए सबसे पहले तो आपको दिया है आपका, देखिए ध्यान से देखिए, जनवरी में कुल कुर्सियों की संख्या में से 20% नहीं बिक रही है,
टोटल जनवरी में कुल कुर्सियों की संख्या आपका 27%, 5,000 का पहले 27% आप निकाल लेंगे, तो 27% निकाले हैं तो 13% आ गया है, तो 1350 यानी 13,050 अरे 1350 आपका टोटल कुर्सी है। यहाँ पे 20% नहीं बिकी है, तो इसका 20% निकाल दिए हैं तो कितना हो जाएगा, 270 कुर्सी आपका क्या हुआ है, नहीं बिकी है। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, नहीं बिकी में आपका ऑफिस चेयर और आपका व्हील चेयर का अनुपात कितना है। देखिए दोनों ऑफिस चेयर और व्हील चेयर का अनुपात मिला के टोटल कितना है, ये मान लीजिए ऑफिस चेयर 5 दिया है, ये टोटल मिला के आपका 270 है, ये आपका 29 27, तो यहाँ पे ऑफिस चेयर आपका कितना आ गया 150, और व्हील चेयर आपका कितना आ गया 120। हमसे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब जनवरी में आपका व्हील चेयर और आपका ऑफिस चेयर की आपका संख्या कितना दिया है, अनुपात कितना दिया है, 2:1। 1350 में आपका व्हील चेयर का निकालना है, तो व्हील चेयर का आपका संख्या है आपका 2/3 हो जाएगा। ठीक है, आपका 2 है, टोटल संख्या 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 900 आपका टोटल संख्या है। यहाँ पे व्हील चेयर आपका टोटल 900 है, इसमें से नहीं बिकी आपका 120। यदि नहीं बिकी आपका 120 है, तो यदि 900 में 120 घटा देंगे तो जो आपका व्हील चेयर बचेगा वो बेची गई व्हील चेयर की संख्या हो जाएगा, तो 780 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत में ब्रिटिश विभाजन सरकार द्वारा भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी। तो ब्रिटिश विभाजन के जो आपका भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है आपका, पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, आयु में किस तिथि को निधन हो गया। ठीक है, तो किस तिथि को इनका निधन हो गया, तो आप लोग क्या बताएंगे, 29 दिसंबर 2024 को 100 वर्ष की आयु में क्या हो गया, जिमी कार्टर का निधन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, तो आप लोग क्या बताएंगे, 20 अप्रैल 1943, अरे 1843, 20 अप्रैल 1843 को। ठीक, अगला दिया है, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, यह किस राज्य में है। कांगटो आप लोग याद रखिएगा, कांगटो आपके क्या बोलते हैं, कांगटो आपका किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा आपका अरुणाचल यानी कि एपी में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, बात कर लेते हैं, यह क्या है, हिमालय की ऊंची चोटियों में से आपका एक है, जिसकी कांगटो की चोटी कितनी है, लगभग ऊंचाई कितनी है, और आपको पिछले कक्षा में भी हम बता चुके हैं, लगभग 7,000। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, डैश बाह्य और आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है, तो कौन सा अनुच्छेद आपका लागू होता है बाह्य और आंतरिक आपातकाल के दौरान, तो 300 आपका 59। ठीक है, तो 359 आपका लागू होता है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, इस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था के में रण भूमिका प्रदान की थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में रण भूमिका किसने प्रदान प्रदान की थी, तो आप लोग क्या बताएंगे, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के तहत। ठीक, अगला दिया है, महावीर ने किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था। तो महावीर ने किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था, तो आप क्या बताएंगे, पावापुरी में। ठीक, पावापुरी स्थान। बात कर लेते महावीर स्वामी, देखिए महावीर स्वामी के बारे में बात कर लेते, ये क्या है, सबसे लास्ट तीर्थंकर यानी कि 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, आप पावापुरी आपका कहाँ है, तो आप बता देंगे आपका एक बिहार में नालंदा जगह है। ठीक है, बिहार में आपका नालंदा जिले में आपका पावापुरी है। आपका क्या है, एक उज्जैन तीर्थ है,
जो आपका नालंदा जिले में आपका पावापुरी स्थान पे क्या हुआ था, मोक्ष की प्राप्ति किए थे, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे देखिए, एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा, ये आपका पुरुष हो गया। परिचय देते हुए यानी कि एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा कि उसकी माँ, यानी कि ये आपका महिला है, महिला और ये आपका पुरुष है, उसकी माँ मेरे पिता, यानी कि मेरे पिता, ये इनका पिता है, ठीक है, मेरे पिता की इकलौती बेटी, मेरे पिता की इकलौती बेटी है। इसकी माँ जो है मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो आपका यही हो जाएगा। ये आपकी क्या हो गई, ये भी आपकी क्या हो गई, ये आपकी माँ हो गई, ठीक है। इकलौती बेटी है तो पुरुष और महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो पुरुष और महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो आपका बेटा हो जाएगा। ये आपका पिता, क्योंकि इकलौती बेटी यानी कि वही आपका क्या है, वही आपकी माँ है, ठीक। माँ और बेटा का संबंध हो जाएगा। चलिए आगे दिया है, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज के एक वर्ग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे आप लोग उसे बोलते हैं गरीबी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गरीबी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा सप्ताह होगा। 2001 को सोमवार था तो उस लास्ट भी क्या होगा, सोमवार ही होगा, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, सोमवार। यदि आपका 1 जनवरी आपका 2002 को कौन सा दिन होगा, तो आपको क्या बताएंगे, मंगलवार, ठीक है। तो जो फर्स्ट का आपका दिन होता है, याद रखिए, जो पहला दिन आपका यदि सोमवार रहेगा तो लास्ट दिन में क्या होगा, सोमवार ही होगा। यदि पहला दिन आपका मंगलवार रहेगा तो लास्ट दिन में क्या होगा, मंगलवार होगा। लेकिन 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 आपका जब आपका लीप ईयर आता है, यानी कि 366 दिन का आता है, तो क्या होता है, एक कदम आगे हो जाता है, यानी कि पहला दिन सोमवार होगा तो लास्ट दिन क्या होगा आपका, मंगलवार होगा, ठीक है। लीप ईयर जो 366 दिन का होता है। अगला दिया है आपका पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त जो आपके 4 वर्णों में उत्पत्ति का व्याख्या करता है, 4 वर्णों की उत्पत्ति का व्याख्या करता है, किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है। पुरुष सूक्त जो है आपका 4 वर्णों में, 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, आपका किस ग्रंथ में, आपका वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, ऋग्वेद। अगला दिया है आपका जीवन विविधता संशोधन, यानी कि जीवन विविधता अधिनियम 2023 कब लागू हुआ। जीवन विविधता अधिनियम 2023 आपका कब लागू हुआ, तो आप लोग क्या बताएंगे, 1 अप्रैल 2024 से आपका लागू हो गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, हवा से कौन सी अम्लीय गैस, हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक अम्ल यानी कि H2CO3 बनाती है। कौन सा हो जाएगा, यानी कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। लीबिया की राजधानी क्या है, तो आप लोग लीबिया की राजधानी क्या बता देंगे, लीबिया की राजधानी क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, त्रिपोली होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, लीबिया की राजधानी त्रिपोली, जो कि क्या है, सबसे बड़ा, लीबिया की सबसे बड़ा नगर कह सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, अब अगला दिया है एम्स्टर्डम, इसका देख लीजिए, एम्स्टर्डम जो होता है ये आपका कहाँ की राजधानी है, तो आप क्या बताएंगे, नीदरलैंड की, नीदरलैंड का, इसको भी सब लोग याद कर लीजिएगा। और आपका लग्जमबर्ग आपका कहाँ की राजधानी है, तो आपका लग्जमबर्ग देश है, वहाँ की राजधानी क्या है, लग्जमबर्ग ही है, ठीक है। ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। और देखिए अगला दिया है आपका पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस जो है आपका कहाँ की राजधानी है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आपका पोर्ट लुइस आपको सबको पता होगा, मॉरिशस की,
ठीक है। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अगला दिया है मुकेश सुरेश से लंबा है। ये आपका मुकेश जो है सुरेश से क्या है? लंबा है। आगे दिए देखिए लेकिन राकेश से छोटा है। और राकेश से क्या है? मुकेश आपका छोटा पड़ गया। ठीक। राकेश हरीश से लंबा है। जो राकेश जो है आपका हरीश से लंबा है, लेकिन अमर से आपका क्या है? छोटा है। अमर से छोटा है। तो आपका दिया है सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा आपका कौन सा हो जाएगा? सुरेश। सबसे छोटा आपका कौन सा होगा? क्या दिया है? जब आप फिर से देखते हैं, सबसे छोटा आपका सुरेश ही आ रहा है। आपका सबसे छोटा आपका सुरेश। एक बार फिर देखते हैं। क्वेश्चन कहा है आपका मुकेश जो है सुरेश से लंबा है। मुकेश जो है सुरेश से लंबा है, लेकिन राकेश से छोटा है। राकेश जो है आपका हरीश से लंबा है। राकेश जो है आपका हरीश से लंबा है, लेकिन अमर से छोटा है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा हमारे हिसाब से सुरेश ही होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका देखिए हरीश जो दिया है, ये कोई निर्धारित नहीं दिया। हरीश और सुरेश की जो हाइट जो दिया है, ये निर्धारित तो नहीं दिया है। आपका जरूरी नहीं आपका हरीश भी सबसे छोटा हो सकता है और सुरेश भी सबसे छोटा हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है आपका राकेश और हरीश। राकेश हरीश से लंबा है, लेकिन अमर से छोटा है। जो राकेश जो है हरीश से लंबा है, हरीश से लंबा है, लेकिन अमर से छोटा है। तो आप ये बताइए, तो जरूर दिया तो नहीं है कि मुकेश से आपका हरीश लंबा है। हो सकता है हरीश आपका सबसे छोटा है, या फिर सुरेश से भी छोटा हो, या फिर आपका सुरेश से लंबा हो, या आपका हरीश यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। आपको कोई फिक्स डाटा नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक। आगे दिया है डैश प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है, तो उसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो ये क्या कहते हैं? तारांकित क्वेश्चन ही कहते हैं। तारांकित प्रश्न को क्या किया जाता है? तारांकित चिन्ह द्वारा ही पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो आप लोग क्या बताएंगे? कांस्य युग से संबंधित है। अगला दिया है आपका निम्न भूजल भंडारण के किस प्रकार की चट्टान सबसे अधिक जुड़ी हुई है? निम्न भूजल भंडार में से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो आप लोग क्या बताएंगे? आपका आग्नेय और कांतीय चट्टान। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया है एशियाई खेल में कितने वर्ष के बाद आपका आयोजित किया जाता है? तो 4 वर्ष। एशियाई खेल जो होता है 4 वर्ष के बाद आपका क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले आपका एशियाई खेल कब कहाँ खेला गया था? तो आप लोग भारत में आपका नई दिल्ली में। ठीक है। आपका न्यू दिल्ली में आपका खेला गया था। और कब खेला गया था? तो 1951 में। ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक। दिया है आपका 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में थर्मन ने राष्ट्रपति थर्मन यानी षणमुगम रत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? आप लोग क्या बताएंगे? तरुण दास को आपको सम्मानित किया गया था। ठीक। चलिए अगला दिया है आपका बुद्ध ने किस वर्ष की आयु में आपका परिनिर्वाण यानी कि अंतिम मुक्ति प्राप्त किया था? तो यानी कि किस आयु में थे? आप क्या बताएंगे? 80 वर्ष की आयु में। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा आपका सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए? लोहा, सोना, आपका चांदी, पारा। तो पारा क्या है? आपका अधातु है। बाकी क्या है? आपका धातु है। ठीक है। आप लोग बिल्कुल
याद रख, सॉरी सॉरी, पारा भी आपका धातु होता है, थोड़ा सा दिमाग आपका वो हो गया। देखिए, लोहा और सोना और चांदी आपका क्या होता है, ठोस धातु होता है, पारा आपका द्रव धातु होता है। ठीक है, ये आपका रिलेशन है। देश के पर्यावरण का संरक्षण, देश के पर्यावरण का संरक्षण, सुधार और आपका वनों के वन्य जीवों की रक्षा बस किसके अंतर्गत की जाती है, तो 48A के तहत। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका इंग्लिश से दे दिया है। क्वेश्चन क्या है, डैश फॉर ब्रेक, आपको बताना है, फिलिंग द ब्लैंक बताना है आपका, व्हाट डैश फॉर ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट, व्हाट आपका आ गया तो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो आपका यूजुअली दिया है, तो यूजुअली क्या होता है आपका, एडवर्ब होता है, और एडवर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब आता है। ठीक है, आप लोग क्या बताएंगे, एडवर्ब के बाद हमेशा आपका वर्ब आता है। तो देखिए, व्हाट डू यू, व्हाट डू यू आपका एडवर्ब हो गया और वर्ब आपका क्रिया हो गया। ठीक है, तो व्हाट डू यू, यूजुअली एडवर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब। यूजुअली के बाद आपका हैव आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, पर्सन वर्किंग ऑन शिप ऑन एयरक्राफ्ट। ठीक है, ए पर्सन वर्किंग ऑन शिप ऑन एयरक्राफ्ट क्या हो जाएगा, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, आपका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, आगे दिया है कि आपको अरेंज करना है। देखिए, रामा गार्डन इन दी बी में भी, में से स्टार्ट होगा, में से एक ही ऑप्शन दिया है आपका, में भी यानी कि हो सकता है, सॉरी, में बी, सॉरी, रामा आपका पहले आपका सब्जेक्ट आएगा ना, सब्जेक्ट उसके बाद मॉडल वर्ब आता है। ठीक है, सब्जेक्ट आता है उसके बाद क्या आता है, मॉडल वर्ब आता है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। चलिए, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता था, पुरुष एकल खिताब आपका किसने जीता था, तो आप लोग क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, यानी कि विक्टर एक्सलेशन, विक्टर एक्स एक्सल सेन। ठीक है, एक्सेल एक्सल सेन आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, आगे देखिए, आपका अम्ल को किस पदार्थ से बने बर्तनों में रखा जाता है, अम्ल को किस पदार्थ, अम्ल को किस पदार्थ से बने बर्तनों में रखा जाता है, तो क्या बताएंगे, कांच या फिर सिरेमिक। ठीक है, अगला दिया है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग क्या बताएंगे, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इसको आप लोग याद रखे रहिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, अगला क्वेश्चन दिया है, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था, विषय क्या था, तो उद्यमियों को सशक्त बनाना और पशुधन अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के एक राज्यसभा पदेन का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूचर मिनरल्स फोरम यानी कि एफ एक 2025 का कहाँ आयोजित किया गया था, 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, यानी कि एफ, तो आप लोग क्या बताएंगे, सऊदी अरब यानी कि रियाद जो आपका पड़ता है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद। तो वहाँ पे आपका क्या किया गया था, फ्यूचर मिनरल्स फोरम का आरंभ किया गया था। चलिए, आगे की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है आपका, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात को माध्यम का डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो आपका अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, अगला क्वेश्चन दिया है आपका, चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो आप लोग क्या बताएंगे, 2023 में। ठीक है, आप लोग एग्जैक्ट डेट पूछ देगा तो 14 जुलाई आपका 2023 में, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ये कहाँ से आपका लॉन्च किया गया था, तो आप लोग बता देंगे, श्री हरिकोटा जो आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आपका क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे की बढ़ते हैं, आगे की तरफ। शिकागो में धर्म संसद आयोजन,
शिकागो में धर्म संसद आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग क्या बताएंगे? आपका किस वर्ष हुआ था? तो ये आप बता देंगे आपका 1893 में। ठीक है, 1893 में विश्व धर्म संसद का आयोजित किया गया था, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? तो आप लोग का अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, अमेरिका में एक शिकागो आपका नगर है। ठीक है, शिकागो आपका नगर है, आपका वहीं पड़ता है। ठीक, चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन है आपका, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में आपका निहित है? तो किस अनुसंधान के तहत आपका निहित है? तो आप लोग क्या बताएंगे? अनुच्छेद आपका 53। अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा? 53। अब बात कर लेते हैं आपका कि अनुच्छेद आपका 21 क्या है? तो आपका जीवन जीने की स्वतंत्रता है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता बोल सकते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, बात कर लेते हैं अनुच्छेद 46 क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? कमजोर वर्ग के लिए, जो वर्गों के लिए जो हित होता है, यानी कि आपका निम्न वर्गों के लिए जो आपका हित के लिए जो कार्य किया जाता है, वो आर्टिकल 46 में आता है। ठीक, ये सब आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कमजोर वर्ग। बात कर लेते हैं आपका 57 क्या है? तो पुनर्विचार से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो पुनर्विचार से आपका 57 रिलेटेड होता है, यानी पुनर्विचार पात्रता, जैसे कि आपका संसद में आपका आ, वो संसद में आपका पुनः निर्वाचन पात्रता जो होता है, आपका जो संसद में आपका निर्वाचन कोई व्यक्ति है वो पात्र है कि नहीं, उसको उस पर निर्वाचन मतलब उसको वो उस काबिल है कि नहीं, मंत्री के काबिल है कि नहीं, उस पद के लिए काबिल है कि नहीं, उसके लिए आपका क्या होता है? 57 आपका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिया है, यदि प्लस 4D लेंस, और 4D आपका डी का मतलब होता है डायोप्टर। ठीक है, तो प्लस 4D शक्ति का उत्तल लेंस आपका -10D शक्ति का अवतल लेंस के संपर्क में रखने पे आपका परिणामी शक्ति क्या हो जाएगा? परिणामी शक्ति क्या हो जाएगा? तो आपको सबको पता है कि शक्ति बराबर क्या होता है? तो P1 प्लस आपका P2। शक्ति हमेशा क्या होता है? हमेशा जुड़ता है। तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये आपका +4D है और ये आपका -10D है। ठीक है, माइनस आपका 10D, माइनस आपका क्या है? 10D है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस आपका 6D हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। अगला दिया है, जनवरी 2025 में कौन सा देश आपका आधिकारिक रूप से ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य आपका बना था? तो कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? इंडोनेशिया आपका बना था। ठीक है, 2025 में आपका जनवरी में आपका आपका ये सदस्य बना था। ठीक, तो ब्रिक्स सम्मेलन जो आपका होता है उसका क्या गया? नया सदस्य आपका इंडोनेशिया बना था। ठीक है, तो ब्रिक्स सम्मेलन एक तरह से आप लोग क्या बताएंगे? ब्रिक्स सम्मेलन आपका होता क्या है? तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका वैश्विक शासन का सुधार होता है, विकास की बात होती है, व्यापार की बात होती है। ठीक है, बहुदेशीय आपका सहयोग की बात होती है। तो ये सब आपका क्या है? ब्रिक्स सम्मेलन का इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जैसे मूल सदस्य ब्रिक्स सम्मेलन में आपके मूल सदस्य कौन है? तो आप क्या बताएंगे? ब्राजील है, ब्राजील है, और आपका रूस है। ठीक है, रूस है, और आपका भारत कह सकते हैं, यानी कि इंडिया, इंडिया है। उसके बाद क्या बोलेंगे? चीन है। ठीक है, चीन बता देंगे। उसके बाद आप बता देंगे दक्षिण अफ्रीका है। ठीक, अफ्रीका। ठीक है, तो ये आपके सदस्य हैं। ठीक, और बात कर ले तो आपका इथियोपिया हो गया, ईरान हो गया, और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य आपका अमीरात हो गया, उसके बाद सऊदी अरब, ये सब क्या है? ये सब ब्रिक्स के आपके सहयोगी आपका सब सदस्य हैं। ठीक है, ये आपके 10 आपके 9 आपके सदस्य हैं, और आपका 10वां जो चुना गया है आपका कौन सा है? इंडोनेशिया। अगला बात कर लेते हैं, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? अनुशीलन समिति का मुख्यालय आप क्या बताएंगे? कोलकाता में है। ठीक है, अनुशीलन समिति का मुख्यालय आपका कहाँ पे है? तो आप क्या बताएंगे? कोलकाता में। यह अनुशीलन समिति क्या था? तो एक यह क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, आगे की तरफ बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है आपका, देखिए आपका अगला क्वेश्चन, आपका डायग्राम आपका क्वेश्चन दे दिया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं।
क्वेश्चन क्या कहा है आपका, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे डाटा दे दिया है और देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके दी गए नीचे आपका जानकारी दिया गया है, उत्तर लेना है। तो तालिका में एक निश्चित वर्ष में आपका 5 अलग अलग किसानों का उत्पादित 5 फसलों का मात्रा दिया गया है, किसमें, क्विंटल में आपका दिया गया है। तो आपको बताना है, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन क्या दिया है, सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित आपका राई और जई, राई कौन है, राई आपका ये वाला है और आपका जई का औसत के बीच में क्या करना है, अंतर निकालना है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, देखिए इसको इसको जोड़ लेंगे, राई का और आपका जई, ठीक है। टोटल कितने संख्या, 1 2 3 4 5, तो टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। तो आपका क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। तो आप जोड़िए 640, यहीं पे जोड़ लेते हैं, 0 0 0 0, तो लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, 0। देखिए 8 4 12 हो जाएगा, 12 5 आपका 17 हो जाएगा और 17 6 आपका क्या हो जाएगा, 23। हाथ में लगा आपका कितना, 2। चलिए आगे 6 4 10, 10 7 17, 17 2 19, 19 2 आपका 21, 21 2 आपका 23, यानी कि 23 23 30 आपका आ गया, बटे 5 कर देंगे। हमको अंतर निकालना है जई से। देखिए ये दिया है आपका 0 0, सब आपका लास्ट में आपका 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 4 12, 12 5 17, 17 8 कितना हो जाएगा आपका 25 और 25 25 2 आपका 27। ये आपका 27 को 7 हाथ में लगा आपका कितना, 2। देखिए 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 बटे 5, ठीक। तो नीचे 5 है तो आपका 5 कॉमन हो जाएगा और इसमें 23 23 50 में 23 30 में आपका 23 30 23 30 में आप कितना घटा देंगे, 23 30 में आप 13 70 घटा देंगे तो 13 में से 7 जा आपका कितना हो जाता है, 6 हो जाएगा। उसके बाद 12 में से 3 जा आपका 9 हो जाएगा और आपका कितना हो जाएगा, 960। तो 960 बटे 5 करेंगे तो 5 1 कम 5, फिर बच गया 5 9 45, 5 गुना के 10, यानी कि 192 आपका आंसर आ जाएगा। औसत निकाल देंगे तो 192 आपका पहला ही सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसल और भार्गव द्वारा आपका उत्पादित कुल फसल का लगभग कितना परसेंट है। रोशन आपका कहाँ है, आपका रोशन पहला पे दिया है, अब भार्गव कहाँ पे है, तो आपका क्या बताएंगे, आपका ये फोर्थ दिया है, ठीक। तो इसके द्वारा उत्पादित फसल का कितना परसेंट है आपका रोशन का, ठीक। तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए सभी को जोड़ेंगे तो देखिए ये वाला पूरा जोड़ना है, ये वाला सेक्शन, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 0 0 आपका लास्ट में 0 हो जाएगा और ये आपका 0 4 4 2 6 6 4 आपका 10 10 का आपका 0 हाथ में लगा आपका कितना, 1। आगे देखिए आपका कितना दिया है, 3 9 3 12, 12 3 15, 15 9 आपका कितना हो जाएगा, 24 और 24 6 आपका 30 और 30 और 1 कितना होता है, 31, ठीक। ये आपका रोशन का आपका आ गया 3100 रुपया, ठीक है। आपका टोटल क्या है, 3100 कुंटल, कुंटल में दिया है आपका फसलों की मात्रा क्या है, 3100 कुंटल दिया है। आगे दिया है आपका ये, इसको जोड़ना है। तो देखिए 200, 1050 और उसके बाद 280 और ये आपका कितना दिया है, 840 820। ये आपका 0 हो जाएगा, 8 5 13, 13 4 17, 17 2 आपका कितना होगा, 19। हाथ में लगा आपका 1 और ये हो जाएगा 2 2 4 8 4 12, 12 8 20 और 20 और 1 21। हाथ में लगा आपका 2 और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 2 आपका कितना हो जाता है, 3। तो ये आपका आ जाएगा 3190। हमको बताना है कि 3190 का 3100 कितना परसेंट है, परसेंटेज में निकाल लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, भाग दे देंगे तो लगभग भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो लगभग भाग देंगे तो आप देखिए यहाँ पे आ गया आपका
3190 और ये आपका हो जाएगा 3100 और आपका डबल जीरो। ठीक, तो आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग लगभग आपका 9 बार में ये जाएगा, क्योंकि 10 बार में तो आपका ये हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 10 बार में क्या हो जाएगा, 10 बार में तो 3190 हो जाएगा, तो एक कम कर देंगे तो लगभग 9 बार में चला जाएगा। तो कोई ऑप्शन देखिए, एक ही ऑप्शन देखिए, 9 से आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है 97%। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, लगभग आपका 97% के करीब आ जाएगा। ठीक है, इसमें भाग देंगे तो आपका लगभग 97% के करीब आ जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिया है आपका क्वेश्चन, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसल उगाई। तो किस किसान ने आपका तीसरी सबसे कम फसल उगाई, तो आप लोग क्या बताएंगे। तो आप लोग को सभी को, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, सभी को आपको ऐड करना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, और इसको जोड़ना है, और इसको जोड़ना है। तो तीसरे नंबर पे आपका जो रहेगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका हम आंसर बता भी दे रहे हैं, आप लोग बस जोड़ के निकाल लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, पहला ही आपका आएगा। ठीक, अगला देखिए, आप लोग खुद करिएगा, इससे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका मजबूत हो जाएगा। तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसल ज्ञात करें। तो तेजा आपका कहाँ है, ये इसका उत्पादित फसल आपका क्या करना है, ज्ञात करना है औसत। इन सभी का जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे, औसत आ जाएगा। ये आपका 0 हो जाएगा, फिर 5 6 5 11, 11 5 आपका 11 5 आपका 16, 16 6 आपका 22, 22 और 5 कितना होता है 27, 27 हाथ में लगा आपका 2। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 2 आपका 13, 13 6 आपका 19, 19 7 आपका 26 और 26 और 2 आपका 28। इसमें 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 25, 5 से 35 और आपका 5 चौको 20, यानी कि आपका 574 आपका आंसर आ जाएगा। 574 आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल फसलों, कुल सरसों और कुल गेहूं का अनुपात बताना है। देखिए सभी किसान द्वारा कुल सरसों, तो सभी किसान आपके, ये आपका रोशन, प्रभाकर, तेजा, भागर, ये सभी किसान है। तो ये आपका सरसों और क्या करना है, गेहूं, गेहूं का अनुपात, तो इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, क्या करेंगे उसके बाद इसका अनुपात निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा आपका, देखिए 0 0 0 आपका लास्ट में 0 आएगा। उसके बाद आपका ये रहेगा 6 5 11, 11 6 आपका 17 और 17 8 आपका कितना हो जाएगा 25, 25 और 2 आपका 27, 27 को 7 हाथ में लगा 2। अब यहाँ पे देखिए 9 5 14, 14 6 आपका कितना हो जाएगा, 14 6 आपका 20, 20 और आपका 7, 27, 27 2 आपका कितना हो जाएगा 29, हाथ में लगा आपका 2 और लास्ट में ये आपका 1 बच रहा है, तो कितना हो जाएगा 1 और 2 आपका 3। ठीक, तो ये आपका दशमलव। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक ही आंसर आ रहा है, देखिए 397। ठीक, 397, इसका मतलब इसको जोड़ देने पे आपका कितना वैल्यू आएगा 200। ठीक, ये आपका इसको जोड़ेंगे तो आपका 28 40 आपका आएगा, तो 0 से 0 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 397 बटा आपका रेशियो 284, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम एक आपका लास्ट वाला, आपका जो शुरू में आपका जो क्वेश्चन था उसको हम छोड़ दिए थे, इसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये आपका पैसेज वाला था तो हम सोचे कि इसको लास्ट में कराएंगे। ठीक, चलिए क्योंकि ये बस आपका क्वेश्चन पढ़ के क्या करना है, उत्तर देना है, ये आपका गद्यांश है। ठीक, चलिए एक एक करके आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है आपका, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पढ़ते हैं हम लोग। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को भी अधीनता क्यों नहीं कह सकता है, अरे अधीनता क्यों नहीं कह सकता। और उसके बाद उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, जैसे कि स्वतंत्रता हो गया, स्वराज हो गया, स्वाधीनता हो गया, उसमें सब में स्व का बंधन अवश्य रखा।
यह क्या संयोग की बात है, या फिर हमारी समूची परंपरा ही अनजान अनजान में हमारी राष्ट्रभाषा के द्वारा प्रकट हो रही है। ठीक, मुझे प्राणी विज्ञान की बात फिर याद आ जाती है, जहाँ पे आपका सहजात वृत्ति और आपका अनजानी सम स्मृतियों का ही नाम है। ठीक, आगे दिया है स्वराज होने के बाद संभवतः हमारे नेता और आपके विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को एक सच्चे अर्थों में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सोचने लगे कि ऐसी बात नहीं है आ, सोचने लगे हों ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। ठीक, हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भाव और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं हैं जो आपका रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर अंतरिक्ष छोड़ दिए गए हों। ठीक, हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार और विपुल और संस्कार उज्ज्वल हैं। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की क्या करती है, प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं और उपकरण नए हो गए हैं, और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में आपका सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन से आसानी से नहीं छोड़ सकता है, और अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारे संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। आगे दिया है, मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। मरे बच्चों को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मैं ऐसी भी सोच नहीं सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, ये आपका पैसेज हो गया। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास ने क्या कहा था? पहला ये आपका ऑप्शन हो गया कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते। ठीक है, ये आपका पहला आपका आंसर आ गया। चलिए, दूसरा का क्या दिया है? दूसरा क्या दिया है आपका? दूसरा आपका क्वेश्चन दिया है आपका, लेखक जी कभी कभी यह सोचने लगते हैं। क्या सोचने लगते हैं? कि अंग्रेजी में अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष आपका इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सकता? आपका पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, बस इसको पढ़ के आप आंसर ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लेंगे तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आंसर निकल जाते हैं। लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आ गई? तो लेखक जी को प्राणी विज्ञानी को कौन सी बात याद आ गई? तो आप लोग क्या बताएंगे? सहजात वृत्ति और अनजानी समृद्धि का ही नाम है। ठीक है, सहजात आपका वृत्ति और अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। अगला दिया है, मरे हुए बच्चों को गोद में रहने वाली मरे बच्चों को गोद में दबाए रहने वाली डैश मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। तो किसके बारे में? आपका बंदरिया दिया है। ठीक, ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। तो अगला दिया है आपका, ये सब आपका अभी पढ़े हैं, वहीं से क्या हो रहा है, आंसर निकल रहा है। तो देखिए, मनुष्य ने अपने आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में आपका डैश का बंधन अवश्य है। तो किसका बंधन अवश्य है? तो आपका स्व का। ठीक है, तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्या दिया है आपका? अगला दिया है आपका, अगला आपका नया क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग पढ़ते हैं पैसेज को। पैसेज पढ़िए। पैसेज दिया, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ के प्रश्नों का आपका क्या करना है, उत्तर देना है। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति का विचार के करुणा का उल्टा क्रोध है।
ठीक है। करुणा का उल्टा क्रोध है। क्रोध के प्रति आपका क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। ठीक है। करुणा करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का क्या किया जाता है, उद्योग किया जाता है। किसी पर प्रसन्न होकर भी हम लोग उसकी भलाई करते हैं तथा इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना दुख और आनंद दोनों की श्रेणियों में क्या की गई है, रखी गई है। आनंद की श्रेणी में आपका ऐसी कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो कि पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो कि पात्र की भलाई की उत्तेजना करता है। लोभ से जिसे मैं आनंद की श्रेणी में रखा है। ठीक है। चाहे कभी कभी और व्यक्ति या फिर मनुष्य को हानि पहुंच जाए, पर जिस व्यक्ति या फिर वस्तु का लोभ होगा उसकी हानि वह कभी नहीं करेगा। ठीक है। लोभी आपका महमूद ने सोमनाथ को तोड़ा, पर भीतर से जो आपका जवारात निकले उसको उनको खूब संभाल कर रखा। ठीक है। नूरजहां के रूप में लोभी जहांगीर ने शेर अफगान को मरवाया, पर नूरजहां को बड़े चैन से रखा। ठीक। ये आपके कुछ एग्जाम्पल दिए थे। आगे दिया है कि ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्य ज्यों ही समाज में प्रवेश करता है उसके सुख और दुख का बहुत सा अंश दूसरों की क्रिया या अवस्था से अवलंबित हो जाता है। ठीक है। उसके मनोविकार का प्रवाह तथा जीवन के विस्तार के लिए अधिक क्षेत्र हो जाता है। वह दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी होने लगता है। अब देखना यह है कि दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम जितना व्यापक है उतना ही दूसरों के सुख में सुखी होने का भी। ठीक। किसी भी दुखी मनुष्य के सामने देखकर हम अपना दुख होना तब तक तब तक के लिए बंद नहीं रखते जब तक कि यह मालूम न हो जाए कि वह कौन है, कहाँ रहता है और कैसा है। और और बात और यह और बात है कि यह जानकर कि जिसे पीड़ा पहुंच रही है उसने कोई भारी अपराध या अत्याचार किया है, हमारी दया दूर या कम हो जाए। ऐसे अवसर में हमारे ध्यान के सामने सामने वह अपराध और अत्याचार आ जाता है और उस अपराधी अत्याचारी का वर्तमान क्लेश हमारे क्रोध की तुष्टि का साधक हो जाता है। ठीक। अब आगे दिया है आपका सारांश की करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। ठीक है। आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो कि पात्र को हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो कि पात्र को क्या करता है, भलाई की उत्तेजना करता है। ठीक है। पात्र को भलाई की उत्तेजना करता है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। ठीक। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार और करुणा का उल्टा क्या होता है, तो करुणा का उल्टा आपका क्रोध हो जाएगा। ठीक। करुणा का उल्टा आपका क्या हो जाता है, क्रोध। चलिए आगे की तरफ बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, किसी पर प्रसन्न होकर उसकी भलाई करते हैं। इस पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है, तो आप क्या बताएं, दुख और आनंद दोनों। ठीक है। दुख और आनंद दोनों श्रेणियों में क्या की जाती है, रखी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, किसी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं की जाती है, तो कौन सा है आपका, आपका करुणा हो जाएगा। ठीक। आगे की तरफ देखते हैं तो हमको लग रहा है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपका करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है, तो आप भलाई ही करेंगे, उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। ठीक है। तो करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है क्या करेंगे, उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। ठीक। तो चलिए दोस्तों, ये हम लोग का पूरा टोटल का टोटल आपका 100 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है। 100 क्वेश्चन कर लिए और ये आपका 6 सितंबर 2000 आपका 25 का आपका प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन था। पूरा 100 का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक। तो चलिए, यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर, नए हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक।
आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों